नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। हम एक नई सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी की ओर से सिविल सर्विसेज एग्जाम में, उन प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं। हम इस पूरे प्रोग्राम में मुख्य तौर पर 2019 से लेकर के 2024 तक जो भी सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं उन सवालों पर विस्तार से बात करेंगे और उन सवालों से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं और आखिर उन सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम इकोनॉमी पर बात करने वाले हैं, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर बात करने वाले हैं और ये हमारा भाग 1 होगा, क्योंकि इकोनॉमी के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो और भी ज्यादा सवाल आया करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में सवाल थोड़े कम हुए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा कमी आपको अभी देखने को नहीं मिली है। तो बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। एवरेजली अगर आप देखें 2019 से लेकर के 2024 के बीच में, तो हर साल लगभग आपके 14 से 15 सवाल जो हैं वो आपको देखने को मिले हैं। तो इसीलिए आपका इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इकोनॉमी को समझना काफी जरूरी है। तो इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि ये जो आपका इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था का पूरा सेगमेंट है, इसका ट्रेंड कैसा रहा है, किस तरह के सवाल आपको जो है देखने को मिले हैं। अगर आप शुरुआत करें बहुत पहले से 2008 के आसपास आप शुरुआत करें तो शुरुआती सालों में सवाल काफी कम हुआ करते थे। जैसे आप देखें 2008 में केवल 5 सवाल जो हैं वो यूपीएससी की तरफ से इकोनॉमी के सेगमेंट में पूछे गए। तो केवल 5 सवाल जो हैं वो इकोनॉमी से आए थे, लेकिन फिर संख्या धीरे धीरे आपको लगातार बढ़ती हुई नजर आती है और एक समय ऐसा आता है साल 2010 के आसपास आप देखें 34 सवाल, अब तक के सबसे ज्यादा सवाल जो इकोनॉमी से आए हैं वो 2010 में आपको देखने को मिले थे। 2010 में यूपीएससी ने 34 केवल और केवल 34 सवाल यहाँ पर आपके इकोनॉमी से पूछे थे। फिर सवालों की संख्या लगातार जो है कम होती है और थोड़ी बढ़ती है। एक समय पर आकर 32 सवाल भी पूछे थे यूपीएससी ने 2015-16 के आसपास। तो 32 सवाल यहाँ पर पूछे गए, फिर संख्या कम होती जाती है और अब वर्तमान समय में पिछले कुछ सालों में देखें 2019 से लेकर के 2023 के बीच में तो एवरेज आपके 15 से 16 सवाल आपको आपके एग्जाम में इकोनॉमी के सेगमेंट से आते हुए नजर आते हैं। इसमें भी अगर आप देखें सबसे ज्यादा जो सवाल अब तक यूपीएससी ने पूछे हैं 2008 से लेकर के 2024 में आप देखें तो सबसे ज्यादा सवाल बैंकिंग से पूछे गए हैं। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यहां से आपको सबसे ज्यादा सवाल नजर आते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। तो ये ओवरऑल हमने विश्लेषण किया कि किस तरह से सवाल जो है ईयर वाइज ट्रेंड क्या रहा है, उस पर हमने बात की। अब हम बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं सवालों के ऊपर कि कौन कौन से सवाल आए हैं और उन सवालों को आप कैसे हल कर सकते थे। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो को लेकर के है। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो को लेकर के सीधे सवाल पूछा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन जो है कौन करता है। ये सवाल आपसे था। आपके सामने 4 ऑप्शन मौजूद थे। ऑप्शन ए है बैंक बोर्ड ब्यूरो, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी है संबंधित बैंक का प्रबंधन। यानी कि बैंक जो होता है या आपका सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है उसके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनका चयन कौन करता है। सीधा सा सवाल था, डायरेक्ट आपसे पूछा गया था। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो जो था वो चयन करता था हमारे जो सार्वजनिक बैंक हैं उनके बड़े बड़े पदाधिकारियों का। तो इसको डिटेल से अगर आप देखें ऑप्शन ए है इसका सही जवाब है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनका चयन किया जाता था बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो की ओर से। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखें तो इसकी स्थापना की गई थी कमेटी के रिकमेंडेशन पर, जिसका नाम था पीजे नायक कमेटी। इसके अलावा बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ने 1 अप्रैल 2016 से एक स्वायत्त सलाहकार निकाय के रूप में काम करना शुरू किया था। इसके पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम अगर आप देखें उनका नाम था विनोद राय। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो बॉडी है ये अब काम नहीं करती है। सरकार ने इस बॉडी को रिप्लेस कर दिया है। 2022 में सरकार ने इस बॉडी के स्थान पर एक नई बॉडी बनाई थी। नई बॉडी का क्या नाम था? नई बॉडी का नाम है वित्तीय सेवा संस्थान बोर्ड, यानी फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन बोर्ड, एफएसआईबी जो है वो 2022 में गठित किया गया था। तो अब अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि भारत में जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो अब बैंक ऑफ ब्यूरो ये काम नहीं करता, अब बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ये काम नहीं करता। अब ये काम जो है ये एफएसआईबी द्वारा किया जाता है। 2022 में इसको गठित किया गया था। इसके अगर कंपोजिशन की आप बात करें, संरचना की आप बात करें, तो इसमें आपको सबसे पहले केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त एक जो है चेयरमैन देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा इस बोर्ड में वित्तीय सेवा विभाग के जो सचिव हैं वो देखने को मिलते हैं। IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होते हैं। डिप्टी जो RBI है उसके 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, इसमें से एक डिप्टी गवर्नर जो है वो आपके इस कमेटी में शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आपको 3 अंशकालिक सदस्य भी देखने को मिलते हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। तो ये हो गया आपका FSIB, जो कि वर्तमान समय में भारत में जो बड़े बैंक हैं या जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। तो अब यहाँ पर आपका जो BBB है वो काम नहीं करता है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। 2016 में इसने काम करना शुरू किया था, 2022 में इसको रिप्लेस कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है मनी मल्टीप्लायर को लेकर के। सवाल में आपसे पूछा गया है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरक्षित नकदी या कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, ऑप्शन बी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, ऑप्शन सी सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि और ऑप्शन डी देश की जनसंख्या में वृद्धि। अब यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने से पहले सवाल का जवाब अगर आप देखें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लेकिन केवल जवाब से काम तो नहीं चलता, अगर आपको सवाल का जवाब समझना है तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। उसको अगर आप समझें तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब यह है कि अगर बहुत सरल शब्दों में इसको समझने की कोशिश की जाए तो वो ये है कि जो हमारा रिजर्व बैंक है वो जितनी मुद्रा छापता है उस मुद्रा के बदले हमारा कितना मनी क्रिएट किया जा सकता है इकोनॉमी में। इसको और थोड़ा सा सरल तरीके से आप समझते हैं, अगर आप देखें तो आप क्या करते हैं, आप जो है बैंकों में मान लीजिए आपने 100 रुपए जमा किए, बैंक में आपने 100 रुपए जमा किए, बैंक क्या करेगा, बैंक इसमें से X% हिस्सा जो है वो अपने पास रखेगा और जो शेष हिस्सा बचता है वो बैंक जो है उधार के तौर पर इकोनॉमी में दे देगा। यानी कि मान लीजिए बैंक ने अपने पास 10 रुपए रखे और इस 10 रुपए में से 10 रुपए के बाद जो 90 रुपए बचे ये इकोनॉमी में उधार के तौर पर दे दिए गए। फिर ये जो 90 रुपए हैं, ये 90 रुपए बैंक आपको कैश में तो देता नहीं है, ये बैंक जो है बैंक अपने ही बैंक में एक अकाउंट खोलेगा और उस अकाउंट में पैसे जमा कर देगा। तो अब कितना हो गया बैंक के पास, शुरुआत में बैंक के पास 100 रुपए थे लेकिन 90 रुपए बैंक को और प्राप्त हुए तो बैंक के पास हो गए 190 रुपए। तो अब यहाँ पर बैंक ये जो पैसे एक्स्ट्रा है बैंक के पास इसको भी उधार दे सकता है। तो इस तरह से आपका मनी क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर शुरुआत तो आपका 100 ही रुपए से हुई थी लेकिन पैसा जो है वो आगे और गति से बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो पैसा बढ़ रहा है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि बैंकों के पास कितना पैसा मौजूद है या फिर बैंकों के लिए कितना पैसा अपने पास रखना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास जितना पैसा अपने पास रखना अनिवार्य होगा उतना कम आपको मनी मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा। बैंक जितना कम पैसा अपने पास रखेंगे उतना ज्यादा जो है जो आपका मनी क्रिएशन है वो आपको देखने को मिलेगा और मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप सवाल देखें, सवाल में अगर केंद्र आपका जो RBI है, अगर RBI आरक्षित नगद अनुपात को बढ़ा देता है, कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो बैंक है उन बैंकों को ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। अगर बैंक ज्यादा पैसा अपने पास रखेंगे तो बैंक ज्यादा पैसा उधार नहीं दे पाएंगे और बैंक अगर उधार नहीं दे पाएंगे तो मनी मल्टीप्लायर नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप देश की जनसंख्या में वृद्धि में देखें तो देश की जनसंख्या अगर बढ़ती भी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे लोग जो है वो ज्यादा पैसा आपका बैंक में जमा करेंगे। लेकिन जिस एक चीज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा वो ये है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा और बैंक ज्यादा मनी क्रिएट कर पाएंगे, ज्यादा इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन आपको देखने को मिलेगा और इसी वजह से आपका ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाता है। अब थोड़ा सा मनी मल्टीप्लायर जो है इसका थ्योरेटिकल पक्ष अगर आप समझें तो मनी मल्टीप्लायर आप देख सकते हैं किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक उसके मौद्रिक आधार यानी कि उसकी इकोनॉमी में जो टोटल मनी कैपेसिटी है जिसमें आप जो है जो बैंक ने छापा है वो भी शामिल है और जो बैंकिंग इकोनॉमी में क्रिएट हुआ है, जो मनी का सृजन आपको देखने को मिला है वो भी शामिल है। तो मौद्रिक आधार और मौद्रिक आपूर्ति के संबंध को दर्शाता है। मौद्रिक आपूर्ति यानी कि वो पैसा जो कि RBI की तरफ से सप्लाई किया गया, जो RBI ने छापा है। मुद्रा गुणक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक यानी कितना पैसा अर्थव्यवस्था में मौजूद है और शक्तिशाली मुद्रा यानी कि हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी यानी कि वो पैसा, हाई पावर्ड मनी में बेसिकली आपका वो पैसा जो कि बैंक के पास जमा है और वो करेंसी जो कि आम लोगों के हाथ में मौजूद है उसको शामिल किया जाता है। इसको कहा जाता है हाई पावर्ड मनी, इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, इसके स्टॉक के अनुपात को दर्शाता है। तो आपका मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू ये जो आपका मनी का स्टॉक है और जो आपका हाई पावर्ड मनी है इसके रेशो को कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर।
इसके अलावा आप 1 बाय जो आपका रिजर्व रेशियो है इसको भी मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने आंसर देख ही लिया कि जनता बैंक की जो बैंकिंग आदतें हैं उसमें जब वृद्धि होती है तो मनी मल्टीप्लायर में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि इससे बैंकों के सृजन की जो क्षमता है, ऋण सृजन की जो क्षमता है, क्रेडिट क्रिएशन की जो क्षमता है, वो क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका दूसरा सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग मनी इन द इकोनॉमी, जो हमने देखा कि पैसा कैसे क्रिएट होता है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उस पैसे को उधार देता है, उधार भी अपने अकाउंट में रखता है, फिर वो पैसा बढ़ जाता है तो उसको भी उधार देता है, फिर वो भी अपने अकाउंट में रखता है। तो इस तरह से क्रेडिट जो है वो आपका क्रिएट होता रहता है। इसमें आपका जो फॉर्मूला है 1/r, वही हमने देखा 1 बाय रिजर्व रेशियो जो होता है उसी के हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा होगा मनी मल्टीप्लायर उतना कम होगा, रिजर्व रेशियो जितना कम होगा मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है, दोनों के बीच में आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा किस किस चीजों से इफेक्ट होता है मनी मल्टीप्लायर? इंडिविजुअल डिपॉजिट, वही हमने देखा कि लोग बैंक में कितना पैसा जमा करते हैं वो इंपैक्ट डालता है, वो प्रभावित करता है कि आपका मनी मल्टीप्लायर कितना होगा। क्योंकि लोग अगर ज्यादा पैसा जमा करेंगे तो वहां पर आपका जो है मनी क्रिएशन ज्यादा होगा और मनी मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। इसके अलावा टैक्स कितना है, टैक्स ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा पैसे जमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको अपना उपभोग भी करना होता है। तो टैक्स अगर ज्यादा है तो आपका मनी मल्टीप्लायर कम होता है। फॉरेन मार्केट का भी इंपैक्ट पड़ता है, कैश अमाउंट का, रिजर्व होल्ड बाय द बैंक, ये तमाम चीजें जो हैं वो आपका मनी मल्टीप्लायर को इकोनॉमी के अंतर्गत इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो ये हमने मनी मल्टीप्लायर क्या होता है इसको समझा। बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फिजिकल एसेट्स को लेकर के बात की गई है। फिजिकल एसेट्स आपके दो तरह के होते हैं, दोनों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। पहले आपके सामने वस्तुएं लिखी हुई हैं, दूसरी तरफ आपके सामने कैटेगरी लिखी हुई है। वस्तुओं में अगर आप देखें, किसान का हल है, किसान के हल को लिखा गया है कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को यहाँ स्थिर पूंजी बताया गया है यानी कि फिक्स्ड एसेट है। फिर बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत है जिसके सामने स्थिर पूंजी लिखा हुआ है। और फिर पेट्रोल है, पेट्रोल के सामने आपका लिखा हुआ है कार्यशील पूंजी। अब हमें यह बताना है कि इनमें से कौन से युग्म जो है वो सही सुमेलित हैं या फिर सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन अगर आप देखें, सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसान का हल क्या है? क्या किसान का हल कार्यशील पूंजी होता है या फिर फिक्स्ड एसेट्स होता है, स्थायी स्थिर पूंजी होता है? तो किसान का जो हल है वो बेसिकली होता है आपका स्थिर पूंजी। तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जाहिर तौर पर एक फिक्स्ड एसेट होता है क्योंकि आप इसको लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका दूसरा क्या है? सही हो जाता है। फिर बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत जो है ये क्या है? ये क्या ये आपका स्थायी पूंजी है? नहीं, ये स्थायी पूंजी नहीं होता है, स्थिर पूंजी नहीं होता है, फिक्स्ड एसेट नहीं है, क्योंकि इसको आप एक बार रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं, खर्च हो जाता है, दूसरी बार लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खर्च हो जाता है। तो इसको आप कार्यशील पूंजी की कैटेगरी में शामिल करेंगे। फिर है यानी कि दूसरा आपका गलत हो जाता है। फिर है आपका पेट्रोल। पेट्रोल क्या आपका स्थिर पूंजी है, फिक्स्ड एसेट है या फिर वर्किंग कैपिटल एसेट है, वर्किंग एसेट है? तो ये है आपका कार्यशील पूंजी यानी कि ये आपका सही हो जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। तो एक बार देखते हैं कि क्या ऑप्शन बी सही जवाब है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका सही जवाब है। एक एक करके दोनों को हमने समझ लिया, अब तो आपको समझ भी आ गया होगा कि यहाँ पर फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल एसेट क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्यों इनको अलग अलग कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो जैसे फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में अगर आप देखें तो इनको कई वर्षों तक उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे उपकरण हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। ऐसा तो नहीं है कि आप केवल आज इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाते हैं, आज ही आप इस्तेमाल करेंगे, कल से दोबारा लाना पड़ेगा आपको। मशीन है, मशीन आप आज लेकर के आते हैं, अगले कई सालों तक मशीन चलती रहेगी। इसके अलावा जनरेटर है, हल हो गया, इमारतें हैं, बिल्डिंग है। इसके अलावा कंप्यूटर है, टरबाइन है। ये सब क्या है? ये आपके फिक्स्ड एसेट हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें कार्यशील पूंजी की अगर आप बात करें तो कार्यशील पूंजी में जैसे आपका कार्यशील पूंजी में अगर आप देखें तो इसमें उन चीजों को शामिल किया जाता है जिनको आप बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसको कहा जाता है कार्यशील पूंजी। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, एक बार आपने खरीदा, उसको इस्तेमाल किया, दूसरी बार कल फिर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। बुनकर का जो सूत होता है वो आपने एक बार इस्तेमाल किया, दोबारा उसको जो है लेकर के आना पड़ेगा, खरीद करके लाना पड़ेगा। जिसका इस्तेमाल आप लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं उसको कहा जाता है आपका वर्किंग कैपिटल एसेट, जो कि डे टू डे जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उत्पादन की जो जरूरतें हैं कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है, लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होता है। बुनकर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला धागा, मशीनों और परिवहन में उपयुक्त होने वाला पेट्रोल या कुम्हार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी,
ये सब क्या है, ये सब आपका बहुत छोटे टर्म के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ये होता है आपका कार्यशील पूंजी। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। अगर आप जो है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेस्ट सीरीज अगर आप लगाते हैं तो जाहिर तौर पर आपको पता लग पाता है कि आप कितना पानी में हैं, आपको एक रैंकिंग मिल पाती है, आपको पता लग पाता है कि और किन क्षेत्रों में आपको काम करने की जरूरत है। तो टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं तो हमारी 2025 के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज मौजूद है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्यापक विषयों का कवरेज आपको मिल जाएगा, विषयवार मूल्यांकन आपको मिल जाएगा, इसके साथ साथ विस्तृत विवरण आपको मिल जाएगा, रैंकिंग आपको मिल जाएगी, आपको तमाम चीजें पता लगेंगी कि आप जो है किस सिचुएशन में मौजूद हैं। तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8750187501। इस पर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये नंबर केवल आपका टेस्ट सीरीज के लिए नहीं है। अगर आपको यूपीएससी के एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए नंबर आपका काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नंबर को आप अपने फोन में आपको हमेशा सेव करके चलना है। बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल को अगर आप देखें, हमारा अगला सवाल है कि किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, हमारे सामने दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। दूसरा कथन है ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। एक बार फिर से अगर आप देखें, पहला हमारा कथन है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, यानी कि अगर आप नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, पहला कथन आपका पूरी तरह से सही है। दूसरा कथन अगर आप देखें, दूसरा कथन है हमारा कि इक्विटी फाइनेंसिंग को राजस्व व्यय कहा जाता है। ये आपका पूरी तरह से गलत है। इक्विटी फाइनेंसिंग को भी यहाँ पर आपका पूंजीगत व्यय ही कहा जाता है। तो कौन सा सही हुआ? पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। इस पे थोड़ा सा और डिटेल से अगर हम समझने की कोशिश करें, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। पूंजीगत व्यय एक कंपनी द्वारा संपत्ति, भवनों, प्रौद्योगिकी या उपकरण जैसी जो संपत्तियां हैं, जो फिजिकल एसेट्स हैं, इनको प्राप्त करने पर जो भी या फिर इनको अपग्रेड करने पर जो भी खर्चा आता है उसको कैपिटल जो है आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन अगर कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग करती है, इक्विटी फाइनेंसिंग करने का क्या मतलब है? इक्विटी फाइनेंसिंग करने का मतलब यह है कि कंपनी अपना जो स्टॉक है उस स्टॉक को लिक्विडेट कर देती है, स्टॉक को बेच देती है, और स्टॉक को बेचने की वजह से कंपनी को कुछ पैसा प्राप्त होता है। इसको यहाँ पर आपका, इसको क्या कहा जाता है? इसको पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता है। इसीलिए आपका कथन दो जो है वो पूरी तरह से गलत है। तो इस तरह से आपका कथन एक सही है, कथन दो गलत है, और आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़े आप। अगली हमारी खबर, अगला हमारा सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। दूसरा कथन है नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित पूंजियां यानी कि डेटेड सिक्योरिटीज जो होती हैं आपकी आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? वो अगर आप देखें तो दोनों ही जो आपके स्टेटमेंट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। कॉन्सेप्ट वाली कोई चीज यहाँ पर नहीं है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए तो आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एक बार स्टेटमेंट को अगर आप देख लें, स्टेटमेंट में क्या निकल करके आता है, तो जो आपका घरेलू बचत होता है वो सरकारी ऋण का एक बड़ा हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? क्योंकि जो लोग घर पे बचाते हैं, आप जो बचत करते हैं उसमें, उसके माध्यम से आप जो है सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं। सरकार जो है उस बचत के माध्यम, उस बचत को अपने पास लेकर के आ सकती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से। तो बहुत सारे तरीके जो है सरकार अपना सकती है। तो इसलिए जो आपके घरेलू बचत है वो घरेलू बचत का एक हिस्सा जो है वो सरकारी ऋण ग्रहण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कथन एक सही है। और इसके साथ साथ आपका बाजार ऋण दिनांकित प्रतिभूतियां राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख साधन है। तो इस तरह से आपका दूसरा कथन जो है ये भी सही हो जाता है और ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़े आप। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती है? यानी कि आपका डिमांड इंड्यूस्ड जो इन्फ्लेशन है वो इनमें से किन कारणों से आ सकता है? तो सिंपल आपके सामने जो शब्द दिया हुआ है इस शब्द से आपको समझना है। शब्द में क्या है? डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब यह है कि इसमें से हमें देखना है कि कौन सी चीज की वजह से आपका डिमांड बढ़ने वाली, कौन सी चीज की वजह से मांग बढ़ेगी। तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर? सबसे पहला है आपका विस्तारकारी नीतियां यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें अगर आप देखें, अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है इसका मतलब यह है कि सरकार आपका लोगों में डिमांड बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो इसके माध्यम से तो होगा ही, यानी कि पहला आपका सही हो जाता है। तो पहला कहां पर है? ए
सी या डी में से कोई एक होने वाला है। बी यहाँ पर गलत है, बी को आप पूरी तरह से काट दीजिए और आप आगे बढ़े। यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसमें अगर आप देखें बढ़ती ब्याज दर, अगर सरकार ब्याज दर बढ़ाती है तो सरकार ब्याज दर कब बढ़ाती है, सरकार ब्याज दर बढ़ाती है या फिर आरबीआई ब्याज दर बढ़ाती है जब उसको डिमांड को कम करना होता है, डिमांड को सप्रेस करना होता है। तो अगर यहाँ पर डिमांड सप्रेस होती है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 को आपको हटा देना है। 5 अगर आप हटाते हैं, सी से 5 आपका हट गया, डी से 5 आपका हट गया, तो कौन कौन से बचे आपके, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 यानी कि विस्तारवादी नीति हो गया आपका। एक तो विस्तारवादी नीति की वजह से आपका डिमांड बढ़ेगी। राजकोषीय प्रोत्साहन अगर मिलता है, यानी कि सरकार अगर जो सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है, जैसे अभी हाल ही के बजट में अगर आप देखें तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने यहाँ पर आपका ये अपनी जो फिस्कल पॉलिसी है उसके माध्यम से लोगों को टैक्स रिलैक्सेशन प्रदान किया, टैक्स रिबेट प्रदान किया। इसके माध्यम से उम्मीद यह है कि डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत महंगाई भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर फिस्कल जो आपका प्रोत्साहन है उसके माध्यम से भी सरकार डिमांड को बढ़ा सकती है। 1, 2 और 4 यानी कि उच्च क्रय शक्ति, यानी कि अगर परचेजिंग पावर बढ़ती है तो इसके माध्यम से भी डिमांड को बढ़ाया जा सकता है और डिमांड के माध्यम से डिमांड लेड इन्फ्लेशन जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाता है। तो डिमांड लेड इन्फ्लेशन हमने देख लिया कि डिमांड लेड इन्फ्लेशन वो कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों की डिमांड बढ़ती है और डिमांड जब बढ़ती है तो अपने आप महंगाई बढ़ जाती है। तो ये फैक्टर्स हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, हम इस पूरी सीरीज में बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आप जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम इस सीरीज में सवालों पर डिस्कशन करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सीरीज नहीं है, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट पर अभी हमने बात की है अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को समझने जाएंगे तो बहुत लंबा समय आपको लग सकता है। कि अगर आप देखें कि केवल और केवल आपका फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से डिमांड कैसे बढ़ेगी, यही एक इंपॉर्टेंट विषय है। या अगर ब्याज अगर आप बढ़ाते हैं तो डिमांड कम कैसे होगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अलग से विषय हो जाता है। तो हम इन पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सवालों पर डिस्कशन करेंगे, सवालों के आसपास जो पॉइंट हैं उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा सवाल है, आर्थिक मंदी के समय में यानी कि अगर रिसेशन चल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है, सरकार जो है कौन सा कदम उठा सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कर की दरों में कटौती के साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना। दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। तीसरा ऑप्शन है कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दरों में कमी करना। और चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अगर आप चारों ऑप्शन का विश्लेषण करें, अभी हम करेंगे, तो भी आप सही आंसर का पता लगा सकते हैं। अगर आप केवल एक ऑप्शन देख लें, केवल एक चीज भी आपको पता है, तो भी आप सही जवाब पता लगा सकते हैं, और वो एक चीज है ऑप्शन बी। अगर आपको ये पता है कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जीडीपी का फॉर्मूला, जीडीपी का फॉर्मूला होता है आपका सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये आपका जीडीपी का फॉर्मूला है। इसमें सी यानी कि कंजम्पशन, आम लोग जो उपभोग करते हैं, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स भी कहते हैं, एक्स माइनस एम यानी कि एक्स आपका एक्सपोर्ट और एम माइनस यानी कि इंपोर्ट। तो ये जीडीपी का फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। अब आप सोच करके देखिए कि इसमें से अगर एक भी चीज बढ़ेगी, इसमें अगर ये 4 चीजें जो है शुरुआत की, अगर ये बढ़ती हैं तो जीडीपी आपकी बढ़ेगी, अगर ये बढ़ता है तो जीडीपी आपकी कम होगी। तो इसमें अगर ये वाला जो हमारा यहाँ पर बात हो रही है, ये जो चौथा फैक्टर है, सरकार अगर सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में बढ़ोतरी करती है तो इससे आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इससे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ होगा और आप रिसेशन से बाहर आ सकते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो जाता है। अब जो 3 बचते हैं इन पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनको भी समझना इंपॉर्टेंट है कि ये बाहर क्यों किए गए हैं, इससे डिमांड कम क्यों होने वाली है, इसको भी समझते हैं। अगर सरकार कर की दरों में कटौती करती है, सरकार का यहाँ पर अगर आप देखें मंदी में है हम अभी, और मंदी में होने का क्या मतलब है, मंदी में होने का मतलब यह है कि आपको डिमांड को बढ़ाना है, आपको डिमांड को कम नहीं करना है। मंदी का मतलब यह है कि आपको डिमांड को बढ़ाना है। अगर आप डिमांड बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर की दरों में कटौती तो करेंगे, लेकिन ब्याज दरों में वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ब्याज दरों में वृद्धि करते हैं तो आपका जो इकोनॉमी में डिमांड है, जो आपकी लिक्विडिटी है, वो आपकी इकोनॉमी में कम हो जाएगी। तो आप ब्याज दरों को तो कम करें, जो आपकी कर की दर है उसको तो कम करेंगे, उसके साथ साथ ब्याज की जो दरें हैं उसको भी कम करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो भी इसी आधार पे गलत है कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी में मंदी के दौरान मांग को बढ़ाना है तो मांग को आपको बढ़ाने के लिए कर की दरों में वृद्धि नहीं करनी है, आप कर की दरों को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि कर की दरों को कम करेंगे, और आप कम करेंगे आपकी ब्याज दरें जो है, दोनों को कम करना पड़ेगा। जैसे
सब इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो रिसेंट दौर में ही आपको देखने को मिला है। आरबीआई सबसे पहले केंद्र सरकार ने क्या किया अपने बजट में, जो आपकी कर की दरें हैं उसको कम किया, यहाँ पर 12 लाख तक टैक्स पर छूट दी गई। उसके बाद जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने भी डिसीजन लिया और उसका जो ब्याज दर था, उसका जो इंटरेस्ट रेट था और ये रेपो रेट जो है उसको भी यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट जो है वो कम किया गया। तो आपका टैक्स रेट में भी कमी आपको देखने को मिली, ब्याज दर में भी कमी आपको देखने को मिली, तो दोनों में कमी करनी पड़ेगी अगर आप रिसेशन के दौर में हैं। तो ए भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। और अगर सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय को कम किया जाता है तो इससे डिमांड जाहिर तौर पे कम होगी और आप रिसेशन के और अंदर चले जाएंगे। तो रिसेशन से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, सरकार को अपना जो व्यय है उस व्यय को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी एक्सप्लेनेशन आपके सामने मौजूद है। वीडियो की पीडीएफ आपको प्राप्त होगी तो आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं, वही चीजें यहाँ पर मौजूद है कि किस तरह से अगर डिमांड आपको बढ़ानी है तो सरकार के खर्चे को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ब्याज दरों को कम करना पड़ेगा, सरकार जो अपना जो राजकोषीय नीति है उसके माध्यम से सरकार को टैक्स रेट में कमी करनी पड़ेगी। यही चीजें आपके सामने इसमें लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली खबर को अगर आप देखें, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है, मेन कारण क्या है, सरकार काले धन से क्यों डरती है, उसके पीछे के रीजन अगर आप देखें, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला हमारा ऑप्शन है स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन। ऑप्शन बी है अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय। ऑप्शन सी है राजनीतिक दलों को बड़े चंदे और क्षेत्रवाद का विकास। और ऑप्शन डी है कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। तो इसका जो सही जवाब है कि सरकार ब्लैक मनी से क्यों डरती है, सरकार क्यों चाहती है कि लोगों के पास ब्लैक मनी ना हो, क्योंकि सरकार को इससे पैसा नहीं मिलता है। सरकार को ब्लैक मनी होता क्या है, ब्लैक मनी का मतलब एक ऐसी इनकम से है जो टैक्स के दायरे में आती है, जिस पर टैक्स लगना चाहिए था लेकिन आपने उस पर टैक्स नहीं दिया। आपने टैक्स नहीं दिया यानी कि सरकार को उस इनकम के बारे में नहीं पता है, उसको कहा जाता है काला धन। काला धन यानी कि ब्लैक मनी। लोग बहुत तरीके निकालते हैं ब्लैक मनी क्रिएट करने के, ब्लैक मनी बनाने के, अपने पैसे को टैक्स से बचाने के लिए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है, ये तमाम चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। लोग विलासिता युक्त आवास पर भी खर्च करते हैं, लोग अनप्रोडक्टिव गतिविधियों पर भी खर्च करते हैं, राजनीतिक दलों को भी बड़े पैमाने पर चंदा दिया जाता है। हालांकि इसको रोकने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको काले धन की वजह से देखने को मिलता है वो ये है कि सरकार का राजकोषीय नुकसान होता है। सरकार को जो पैसा मिल सकता था इकोनॉमी से वो पैसा नहीं मिलता, सरकार जिन क्षेत्रों पे खर्च कर सकती थी वो सरकार नहीं खर्च कर पाती है और ये एक बड़ा जो है नुकसान सरकार के लिए आता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर वही आपका काला धन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। आप देखेंगे काला धन वो धन है जिस पर कर की देनदारी तो बनती है लेकिन जिसकी जानकारी जो है कर विभाग को नहीं दी जाती। जानकारी नहीं दिए जाने का मतलब यह है कि उस पर टैक्स भी पेड नहीं किया गया, टैक्स भी पे नहीं किया गया है। तो टैक्स पे नहीं किया गया है, सरकार को पैसा नहीं मिला है, सरकार जिन क्षेत्रों पर पैसा खर्च कर सकती थी उन क्षेत्रों पर पैसा खर्च नहीं हो पाया, यही इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है या फिर है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए परिवारों का बकाया गृह ऋण, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि, ऑप्शन सी राजकोषीय बिल यानी कि ट्रेजरी बिल। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो तीनों चीजें हैं नॉन फाइनेंस डेट में शामिल की जाती हैं। अब सवाल उठता है कि नॉन फाइनेंस डेट क्या होते हैं, उसको अगर आप समझे तो इस सवाल को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। नॉन फाइनेंस डेट क्या होते हैं, नॉन फाइनेंस डेट वो डेट है जो कि नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से लिए जाते हैं। जैसे आपका घर का ऋण हो गया तो वो आपका नॉन फाइनेंस डेट है क्योंकि घर ने लिया है, हाउस होल्ड ऋण है, सरकार कोई ऋण लेती है, कोई कंपनी ऋण लेती है। या फिर अगर आप देखें जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, ये आपका नॉन फाइनेंशियल डेट में शामिल होता है। क्रेडिट कार्ड की जो बकाया राशि है नॉन फाइनेंशियल डेट में शामिल होती है। ट्रेजरी बिल जो है ये आपका नॉन फाइनेंशियल डेट में शामिल होता है। तो ये आपका नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है उसको हमने समझा, जो कि नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज द्वारा लिया गया है, जैसे सरकारी संस्थाएं हैं, घर है, व्यवसाय हैं, इनके द्वारा जो ऋण लिया गया है इसको नॉन फाइनेंस डेट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल आप देखें। अगला हमारा सवाल है भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाला संभावित उपाय नहीं है। सवाल क्या है, सवाल में आपको गौर करना है नहीं पर।
आपसे पूछा गया है कि अगर भारतीय रुपए में गिरावट हो रही है, भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, तो सरकार उसको रोकने के लिए क्या प्रयास नहीं करेगी। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, तीन तीन जो है प्रयास किए जाएंगे, एक नहीं किया जाएगा। ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। और ऑप्शन डी है एक प्रसारणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। यानी कि अगर सरकार ऑप्शन डी का चयन करती है तो ऑप्शन डी से क्या होगा? ऑप्शन डी से रुपया और ज्यादा गिर जाएगा। किस तरह से गिर जाएगा? अगर सरकार यहां पर आपका प्रसारणशील मौद्रिक नीति को अपनाती है, एक्सपेंशनरी मौद्रिक पॉलिसी को अपनाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब ये है कि रुपया और ज्यादा आपका कमजोर होगा। आप देखेंगे जब भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब भी महंगाई बढ़ती है, तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है और रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आपकी इकोनॉमी में रुपया कमजोर हो रहा है, रुपए को आपको बढ़ाना है, रुपए को ताकतवर बनाना है, तो इसके लिए आपको जो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। अगर आप वीक मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं, तो उसकी वजह से आपका रुपया जो है वो और ज्यादा कमजोर हो सकता है। बाकी अगर आपके तीन ऑप्शन देखें तो इन तीनों ऑप्शंस के माध्यम से आपका रुपया जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा। जैसे अगर आप देखें, अगर गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा, तो डॉलर जो है, डॉलर हम बहुत ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, डॉलर की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो रुपया और ज्यादा मजबूत होता रहेगा, रुपया जो है स्थिर बना रहेगा। तो बाकी तीन ऑप्शन जो है ये आपके रुपए की रुपए की ताकत है उसको बढ़ाएंगे, और जो चौथा आपका ऑप्शन है ये रुपए की ताकत को कमजोर करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। बढ़ा जाए आगे, बातचीत की जाए अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है कि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 3.2% के आसपास है। और दूसरा हमारा कथन है कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। अब हमें बताना है कि उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। इस तरह से चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। सही जवाब क्या है? ऑप्शन पढ़ने में टाइम जो है हमें बर्बाद नहीं करना है, ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सही जवाब क्या है इसका? अगर आप देखें, ये सवाल आप तभी सॉल्व कर पाते जब आपको डेटा पता होता या डेटा के आसपास कुछ चीजें आपको पता होती। यहाँ पर जो आपका पहला कथन है ये पूरी तरह से गलत है। भारत जो है इतनी बड़ी हिस्सेदारी नहीं रखता, इतना बड़ा तो हमने टारगेट भी अपने लिए डिसाइड नहीं किया है, बहुत कम हिस्सेदारी है भारत की। लेकिन दूसरा कथन आपका सही है। अब अगर आपको पता है पहला कथन आपका गलत है, तो सीधे आप आंसर पे पहुंच सकते हैं, और आंसर है आपका डी। यानी कि पहला कथन गलत है किंतु दूसरा कथन सही है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाता है। अब डेटा थोड़ा सा अगर आप देखें, विश्व व्यापार संगठन की वैश्विक व्यापार आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार भारत वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 1.8% के आसपास है। और भारत का टारगेट कितना है? भारत का टारगेट ये है कि हमें 2024 के लिए जो हमारा लक्ष्य था वो 3.2% के आसपास था। तो हम अपने लक्ष्य से भी बहुत पीछे थे। तो ये ओवरऑल आपका सही जवाब है। बाकी प्रोडक्शन लिंक स्कीम के बारे में आप जानते हैं, सरकार जो है कंपनियों को ये प्रोत्साहन देती है कि आप भारत में आइए, भारत में आकर के उत्पादन कीजिए और दुनिया भर को सामान बेचिए। इससे भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए सरकार की तरफ से प्रोडक्शन लिंक स्कीम और डिजाइन लिंक स्कीम, दो स्कीम्स की शुरुआत की गई है। डिजाइन लिंक स्कीम जो है ये आपका शुरू की गई है सेमीकंडक्टर्स के डिजाइन को लेकर के। तो ये हमने इस सवाल को देखा। इस सवाल का जवाब आप तभी दे सकते थे जब आप इस डेटा को जानते। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी। सीबीडीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है यूएस डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। स्विफ्ट सिस्टम की बात यहाँ पर हो रही है। यूएस डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान संभव है। हमारा दूसरा कथन है कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। अब हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। इसका सही जवाब अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब है, यानी कि दोनों ही आपके स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, यानी कि केंद्रीय ये जो आपका केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है ये क्या है? तो ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 100 का नोट होता है, आपके पास 50 का नोट है, आपके पास 500 का नोट है, 2000 का नोट है।
उन्हीं नोटों का जो डिजिटल रूप है उसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में आप देखें, मान लीजिए आप पहले आप फिजिकल मुद्रा में ही देखें, आपके पास मान लीजिए 100 रुपए मौजूद है, 100 रुपए का नोट मौजूद है, तो क्या इस 100 रुपए के नोट का इस्तेमाल करने के लिए आपको यूएस डॉलर की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या इस 100 रुपए के नोट का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। स्विफ्ट सिस्टम क्या है? स्विफ्ट सिस्टम बेसिकली आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो मैसेजिंग सिस्टम है वो आपका स्विफ्ट सिस्टम है। ये चर्चा में आता रहता है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में जब रूस और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत हुई थी तो रूस को इस पूरे सिस्टम से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से रूस के बैंक जो है वो दूसरे बैंकों के साथ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बैंक हैं उनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से भारत और रूस को आपस में व्यापार करने में काफी समस्या आ रही थी। और इसी वजह से भारत और रूस ने आपसी व्यापार करने के लिए स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल को लेकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। यही मामला हमारे साथ ईरान के साथ भी देखने को मिला था। इसी वजह से स्विफ्ट सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। लेकिन 100 रुपए के नोट का इस्तेमाल करने के लिए, 2000 के नोट का इस्तेमाल करने के लिए आपको ना तो यूएस डॉलर की जरूरत पड़ती है और ना ही आपका स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि जरूरत नहीं पड़ती है, भुगतान इसके बिना भी भुगतान संभव है, तो ये आपका सही हो जाता है। अब तो पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपको समझना पड़ेगा कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसमें एक फीचर होता है जिसको कहा जाता है प्रोग्रामेबिलिटी। प्रोग्रामेबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोग्रामेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने जो डिजिटल करेंसी बनाई है, आप ये तय कर सकते हैं कि उस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने 100 रुपए की एक डिजिटल करेंसी बनाई है और आप जो है स्कूल के बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी डर है कि स्कूल के बच्चों को आप स्टेशनरी के लिए सामान दे रहे हैं लेकिन वो किसी दूसरे सामान के लिए, किसी दूसरी चीज को खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप जो है उस डिजिटल करेंसी को इस तरह से प्रोग्राम करेंगे कि वो करेंसी, वो जो आपकी मुद्रा है, वो केवल स्टेशनरी की दुकान पर ही इस्तेमाल हो पाएगी और कहीं पर अगर आप उसको इस्तेमाल करने जाएंगे तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसको कहा जाता है डिजिटल करेंसी की प्रोग्रामेबिलिटी। तो आप ये डिजाइन कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो कहां पर खर्च होगा। तो इस तरह से ये इसका एक बहुत बेहतरीन फीचर है, तो ये भी इसका बड़ा फीचर है, तो इसको लेकर के आपका सवाल पूछा गया था। तो इस तरह से आपका जो कथन 2 है वो सही हो जाता है और ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब निकल करके आता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला हमारा कथन है, अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसको नीर कहा जाता है, नीर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा हमारा कथन है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर में वृद्धि व्यापक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। तीसरा हमारा कथन है, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रा में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर तथा रीर के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। अब दोनों के सवालों को अगर आप देखें, सवाल आप उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन सवाल आप केवल तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप नीर और रीर को जानते हो कि ये होता क्या है। जैसे अगर आप देखें, दो देशों के बीच में जो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी है उसको एक्सचेंज रेट कहा जाता है कि आप जो है अगर $1 लेकर के आते हैं तो आपको कितने रुपए प्राप्त होंगे, ये क्या हो गया, ये एक्सचेंज रेट हो गया। लेकिन भारत केवल अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करता है। आपने अमेरिका के संदर्भ में तो कैलकुलेट कर लिया कि अगर आप $1 लेकर के आते हैं तो आपको 70-80 रुपए प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन भारत केवल अमेरिका के साथ व्यापार थोड़ी करता है, भारत बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है। तो जब आप बहुत सारे देशों की एक बास्केट तैयार करते हैं, उनकी करेंसी की एक बास्केट तैयार करते हैं और उस बास्केट को आप कंपेयर करते हैं भारत की करेंसी के साथ, तो इसको कहा जाता है नीर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। कितनी करेंसी होती है? टोटल आपकी 36 करेंसी जो है वो यहां पर इसमें शामिल की जाती है। टोटल कितनी है? टोटल आपकी 36 करेंसी, यहां पर आपका लिखा हुआ टोटल 36 व्यापारिक साझेदार जो देश हैं उनकी करेंसी इसमें शामिल की जाती है और कौन भारत के साथ कितना व्यापार करता है उसके आधार पर करेंसी को वेटेज भी दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नीर में करेंसी वेटेज भी देखने को मिलता है। जिस देश के साथ भारत का व्यापार ज्यादा है उसको ज्यादा वेटेज मिलता है, जिस देश के साथ भारत का व्यापार कम है उसको कम वेटेज मिलता है। तो नीर क्या है? नीर बेसिकली आपका दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी दुनिया के अन्य देशों जिनके साथ आप व्यापार करते हैं उसकी आपका जो करेंसी है उसकी तुलना में कैसा परफॉर्म कर रही है। ये एक प्रकार का भारित सूचकांक है, अर्थात इसमें उन देशों को अधिक महत्व दिया जाता है जिनके साथ भारत ज्यादा व्यापार करता है। इस सूचकांक में कमी जो है, अगर इसमें गिरावट आती है तो ये रुपए के मूल्यह्रास को दर्शाती है, और अगर सूचकांक बढ़ता है या एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो ये रुपए की मजबूती को दिखाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन
एक जो है ये सही हो जाता है कि अगर आपका नीर में वृद्धि होती है तो ये रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। तो पहला कथन क्या है, आपका सही है। अब नीर तो हमने समझ लिया, इसके बाद दूसरा जो टर्म आता है वो होता है रीर। तो नीर और रीर में क्या डिफरेंस है? नीर और रीर में बेसिक सा डिफरेंस है आपका इन्फ्लेशन का। अगर आप जो हमारा नीर है इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं तो क्या निकल करके आता है? तो ये निकल करके आता है आपका रीर। अब हमने क्या देखा, नीर और रीर में क्या डिफरेंस होता है? इन्फ्लेशन का डिफरेंस होता है। तो आपका इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये तो कहीं पर आता ही नहीं है, इसका तो संबंध ही नहीं कहीं पर नीर से, रीढ़ से या फिर नीर से। नीर और रीढ़ का संबंध किससे है? इन्फ्लेशन से है। तो ये चीज आपका दूसरा जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट अगर गलत है, ये भी आपका बाहर हो गया, ये भी आपका बाहर हो गया और ये भी आपका बाहर हो गया। एक और तीन आपके सही हो जाते हैं, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही आपका हो जाता है। नीर और रीढ़ के बीच में किसका डिफरेंस है? इन्फ्लेशन का डिफरेंस होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नीर और रीढ़ को हमने समझ लिया कि नीर और रीढ़ होते क्या हैं और क्या चीजें आपको इसके बीच में जो है देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए और है कि आपकी 2025 प्रीलिम्स जो है उसकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक और हमारे पास कोर्स मौजूद है, जिसमें आपका जीएस को भी कवर किया जाएगा, सीसेट को भी कवर किया जाएगा, क्योंकि सीसेट भी जो है वो आजकल एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो सीसेट को लेकर के काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आपकी इस परेशानी को हल करने के लिए सीसेट का जो एक ऑनलाइन कोर्स है यहाँ पर मौजूद है। 500 से ज्यादा घंटों की कक्षाएं आपको मिलेंगी, असीमित बार आप इसके देखने की सुविधा जो आपके पास है। इसके अलावा 30 से ज्यादा निःशुल्क टेस्ट जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका जीएस का भी टेस्ट है, जिसमें सीसेट का भी टेस्ट है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय कर सकते हैं। ऑप्शन बी है, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, ये सीमित है। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें आपका पहला कथन यहाँ पर सही है, लेकिन ये सवाल जो था डिस्प्यूटेड था। सवाल में अगर आप देखें तो यूपीएससी ने इस बेसिकली यहाँ पर जो है संघ लोक सेवा आयोग ने अपने कथन 2 को जो है सही नहीं माना था। तो दूसरा जो कथन जो है वो सही नहीं था, लेकिन अगर आप रूल्स को पढ़ें तो यहाँ पर आपका 25% जो है इसकी लिमिट डिसाइड की गई है। तो यूपीएससी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के डिस्प्यूट था इस सवाल में, और क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा फैक्चुअल है और आप कॉन्सेप्ट इसमें नहीं समझ सकते हैं, तो इस सवाल के डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस आप इतना याद रख लीजिए कि इसका ऑप्शन जो है डी यहाँ पर यूपीएससी ने सही माना था। इसका मतलब यह है कि पहला तो आपका कम से कम जो है आपका जो है गलत हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बातचीत करते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हमारे सामने 4 चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, 4 चीजें आपकी दी हुई हैं। पहला है आपका विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय यानी कि कन्वर्टेबल बॉन्ड। दूसरा है आपका कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। तीसरा है वैश्विक निक्षेपागार यानी डिपोजिटरी प्राप्तियां। और चौथा है अनिवासी विदेशी जमा। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें आपको सबसे पहले 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए। अब आपको किस ऑप्शन के पास सबसे पहले जाना है? आपको जाना है ऑप्शन 4 के पास। ऑप्शन 4 अगर आप पढ़ें तो अनिवासी भारतीय नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है वो अगर विदेशी जमा का जो नॉन अनिवासी विदेशी जमा जो है, क्या इसको आप एफडीआई में शामिल करेंगे? तो इसको एफडीआई में शामिल नहीं किया जाता। अगर आप इसको शामिल नहीं करेंगे तो आप किसको हटा सकते हैं? आप यहाँ पर 4 को हटा सकते हैं, आप यहाँ से 4 को हटा सकते हैं। ये आपका गलत हो जाता है। अब बचा क्या आपका? 1, 2, 3 या फिर केवल 3, यानी 3 तो आपका कम से कम सही है। इसके अलावा जो आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का क्या मतलब है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब ये है कि जिसको आप आगे चल करके इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को भी एफडीआई की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। एक अगर इसका सही जवाब है तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, यानी कि 1, 2, 3 जो है ये आपके एफडीआई की कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो एफडीआई को लेकर के 2020 की जो सरकार की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में सरकार ने साफ तौर पर लिखा है कि जो आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो हैं, इन बॉन्ड्स को एफडीआई यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी शर्त होती है कि टॉप 24% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है आपका की शर्त यहाँ पर निर्धारित की जाती है। इसी तरीके से आपका जो ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट है, जीडीआर है,
इसको भी एफडीआई की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। जबकि अगर आप अनिवासी विदेशी जमा की बात करें तो इसको भुगतान संतुलन का जो ऋण सृजन होता है उसके खाते में, उस सब हेडिंग में शामिल किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़े आप। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट आता है, अगर ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आती है, तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या फिर नीतियां सरकार को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। तो बेसिकली सवाल आपसे यही पूछा गया है कि अगर एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो ऐसी कौन सी पॉलिसी होगी जो भारत को उस क्राइसिस से बचाएगी। चार ऑप्शन आपके सामने, तीन ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है आपका अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना। दूसरा ऑप्शन है कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। तीसरा ऑप्शन है पूंजी खाते में यानी कैपिटल अकाउंट में पूर्ण कन्वर्टिबिलिटी यानी पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। अब हमारे सामने अगर आप देखें तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी बना करके रखते हैं, देखिए अब ये सवाल जो है, इस सवाल में मेन आपका पॉइंट क्या है, जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर आप पूंजीगत खाते में यानी अगर आप कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी को बढ़ा करके रखते हैं तो ये आपकी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से जोड़ता है, और दूसरी इकोनॉमी पे अगर आप इंपैक्ट आएगा आपका तो आपकी इकोनॉमी पर भी आएगा। तो तीसरा जो है वो आपका गलत हो जाता है। तो आपको इतनी ज्यादा कन्वर्टिबिलिटी बना करके नहीं रखना है अगर आप दुनिया के किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना चाहते हैं। अगर आप दूसरा देखें, दूसरा भी आपका गलत है। मान लीजिए आप जो है फॉरेन का कोई बैंक है उसको आप अपने देश में स्थापित करने की जो है मंजूरी प्रदान कर देते हैं। तो अगर फॉरेन के किसी बैंक में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो वो क्राइसिस भारत भी आएगी, भारत के बैंक को भी प्रभावित करेगी। और अगर भारत का एक बैंक प्रभावित होता है तो बैंकों को लेकर के रिसर्च ये कहती है, जिस रिसर्च को आपका नोबेल पुरस्कार भी मिला है, रिसर्च ये कहती है कि बैंक आपके रूमर्स के प्रति बहुत वल्नरेबल होते हैं। एक बैंक पर अगर दुविधा आती है, एक बैंक पर अगर संकट आता है तो बहुत सारे बैंक आपके प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए आपका कहा जाता है कि बहुत सारे बैंक जो है भारत में विदेशी बैंक नहीं होने चाहिए। तो दूसरा भी आप यहां से हटा दीजिए, दूसरा और तीसरा आपने हटाया, क्या बचा आपका केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। बाकी एक्सप्लेनेशन तो हमने देख ही ली है कि क्या चीजें आपको देखने को मिली हैं, एक्सप्लेनेशन पर हमने बात कर ली है। ऑप्शन ए सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा जो अगला सवाल है, आपका सवाल में एक शब्द आपसे पूछा गया है, सीधा शब्द है स्वर्ण ट्रांच या रिजर्व ट्रांच जो है ये निर्दिष्ट करता है, किससे जुड़ा हुआ है, सीधा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था। ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक की किसी एक प्रक्रिया को। ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। और ऑप्शन डी आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। तो इसका सही जवाब क्या है। जब आप आईएमएफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रिजर्व ट्रांच है किससे जुड़ा हुआ है, ये आईएमएफ से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। कुछ भी यहाँ पर समझाने लायक नहीं है, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, केवल और केवल आपको अपनी इकोनॉमी की किताब को सही ढंग से पढ़ना है। इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, लो हैंगिंग फ्रूट जिसको कहा जाता है, वो सवाल आप इसे मान सकते हैं। तो रिजर्व ट्रांच जो है बेसिकली आपका आवश्यक कोटा होता है, मुद्रा की आवश्यक कोटे का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य देश के पास होना चाहिए, जिसे आईएमएफ द्वारा प्रदान किया जाता है। और जो देश है वो बिना किसी शुल्क का भुगतान किए हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है कि पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। दूसरा कथन है भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख रहा है। तीसरा हमारा कथन है पिछले 5 सालों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। हमें बताना है कौन सा या फिर कौन से कथन यहाँ पर सही है या फिर सही है। सही जवाब अगर आप खोजने की कोशिश करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, पहले ऑप्शन ए पर बात करते हैं। ऑप्शन ए जो है ये आपका गलत है। क्यों गलत है, अगर आप देखें श्रीलंका की आप सिचुएशन को याद करें पिछले कुछ सालों में, यहाँ पर क्या कहा गया है, सतत तरीके से वृद्धि हुई है, यानी कि एक बार भी कमी देखने को नहीं मिली, सस्टेनेबली बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें भारत और श्रीलंका के व्यापार को आप देखें तो पिछले कुछ समय में श्रीलंका बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो व्यापार है वो बढ़ा तो है लेकिन सस्टेनेबली नहीं बढ़ा है, कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कभी कम हुआ है, कभी ज्यादा हुआ है। तो एक अनसस्टेनेबल ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका कथन एक जो है ये गलत हो जाता है। कथन एक को आप यहाँ से हटा दें, डी आपका हट जाता है, ए आपका हट जाता है। अब आपके सामने क्या बचता है, या तो 2 सही हो सकता है या 3 सही हो सकता है। अब अगर आप देखें
दोनों पर आप विचार कर सकते हैं। पहला अगर आप देखें, कपड़े और कपड़े से बनी चीजें जो हैं ये व्यापार का एक प्रमुख एलिमेंट है। सही बात है, ये चीज बिल्कुल सही है। अगर आप देखें बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा मजबूत है, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको छोड़ भी दें, अगर आप इसका ना भी पता लगा पाए, तीसरे कथन पर अगर आप आए, तो क्या बांग्लादेश जो है, आप साउथ एशिया की बात करते हैं, साउथ एशिया में भारत में जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो नेपाल नहीं है बल्कि वो बांग्लादेश है। तो ये चीज आपको अगर पता है तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है ये आपका सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक ठोस व्यापार और निवेश संबंध रहे हैं, लेकिन ये पिछले एक दशक में एक दशक में वृद्धि तो हुई है, लेकिन ये वृद्धि सतत नहीं रही है, सस्टेनेबल नहीं रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार काफी प्रमुख रहा है। और अगर दक्षिण एशिया में भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार की बात करें तो बांग्लादेश भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। तो ये इस पर हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? क्या फीचर है एफडीआई का? तो ऑप्शन अगर आप देखें, पहला ऑप्शन है ये मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। तो ऑप्शन बी है हमारा, यह है मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। ऑप्शन सी है ये ऐसा निवेश है जिसमें ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। डी अगर आप देखें, डी है हमारा, ये विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाला निवेश है। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पर अपने आप गलत हो जाता है। एफडीआई में प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी शामिल है। ऑप्शन सी भी अपने आप गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऋण की बात की जा रही है, ऋण यहाँ पर शामिल नहीं होता है। अब सही जवाब क्या है? सही जवाब अगर आप देखें तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। तो कोई भी कंपनी घरेलू स्रोतों के अलावा शेष विश्व से संसाधन ऋण के रूप में, निवेश के रूप में जुटाती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के बाहर के व्यक्तियों द्वारा गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों के माध्यम से किया गया इन्वेस्टमेंट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़े आप। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत के माल का निर्यात भारत के आयात से कम है। ऑप्शन बी अगर आप देखें, ऑप्शन बी है आपका, भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों की आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। ऑप्शन सी है भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं की आयात से अधिक है। ऑप्शन सी है भारत को कुल मिलाकर के व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है। तो ये बात अब सवाल में अगर आप देखें, चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से सबसे पहले आप जाएंगे चौथे ऑप्शन पर, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक नजर में पढ़ने में सही हो जाता है। तो चौथा आपका स्टेटमेंट सही है, और अगर चौथा आपका स्टेटमेंट सही है तो क्या हो जाता है? बी या तो सही हो सकता है या डी सही हो सकता है, यानी कि या तो 2 और 4 सही हो सकते हैं या 1, 3, 4 सही हो सकते हैं। तो अब 2 पर सबसे पहले हम विचार, 2 पर आप विचार, 2 को लेकर के इतना क्लियर मामला यहाँ पर हमारे सामने नहीं है, तो अब 1 और 3 पर हम विचार करते हैं। भारत के माल का निर्यात, यानी कि भारत ने जो गुड्स एंड सर्विसेज, या खासतौर पर यहाँ पर माल की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, तो भारत के गुड्स का जो निर्यात है, निर्यात का क्या मतलब हुआ? निर्यात यानी कि भारत दूसरे देशों से जितना मंगाता है, निर्यात भारत का ज्यादा है और भारत का आयात कम है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत दुनिया के दूसरे देशों से सामान मंगाता ज्यादा है और बेचता कम है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है और यही वजह है कि भारत को व्यापार घाटा होता है। तो 1 सही है, 4 सही है। दोनों कहां पर मिलेंगे आपको? दोनों आपको मिलेंगे ऑप्शन डी में, यानी कि 1, 3 और 4 जो हैं ये आपके सही हो जाते हैं। तो ये आपको, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे जब आप इसके बारे में जानते होंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप इसको समझे, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको व्यापार का क्या कंपोजिशन है भारत का, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप जो है इसको समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़े आप। अगला हमारा सवाल है व्यापार संबंधित निवेश उपायों यानी ट्रिम्स। ट्रिम्स किसके तहत आता है? ट्रिम्स आता है आपका WTO के तहत। ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमारे पहला हमारा कथन है विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है यह वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होता है। और तीसरा हमारा कथन है ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें आपको ट्रिम समझौता पता होना चाहिए, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिम समझौता क्या है? नाम से ही आपका पता चलता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय, यानी कि व्यापार को लेकर के जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस संदर्भ में समझौता काम करता है, WTO के अंतर्गत आता है। एक और समझौता है ट्रिप्स अग्रीमेंट, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ट्रिम्स भी आपको पढ़ना है।
सवाल में अगर आप देखें तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले ये आप जान लीजिए, क्योंकि जो आपका ट्रिम्स अग्रीमेंट है, ट्रिम्स अग्रीमेंट केवल वस्तुओं के मामले में काम करता है, सेवाओं के मामले में काम नहीं करता है। तो अगर आप दूसरा गलत मान लें तो इससे आप बी को बाहर कर सकते हैं, डी को आप बाहर कर सकते हैं और ए को आप बाहर कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो परिणामात्मक रिजल्ट बेस्ड जो आपके निर्बंधन है इनको निषिद्ध किया गया है और विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। विदेशी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी ट्रिम्स एग्रीमेंट रेगुलेट नहीं करता है। तो ये चीज आपका हमने देखा, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, एक बार ट्रिम्स एग्रीमेंट को आप थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि ट्रिम्स एग्रीमेंट क्या है और क्या चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अगर आप देखें, हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है कि भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों यानी कि गवर्नमेंट एंटिटीज के ऋण होने के द्वारा है। यानी कि सरकार, हमारे देश में जितना भी अगर आप लोन देखेंगे, अधिकांश जो एक्सटर्नल लोन है वो सरकारी संस्थानों में लिया गया है, सरकारी संस्थानों की तरफ से लिया गया है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत का सारा यानी टोटल जो विदेशी ऋण है वो यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है। दो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही जवाब अगर आप देखें तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप भारत के जो भारत का लोन है, भारत का जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग है उसको देखें, उसके कंपोजिशन को देखें तो उसमें सरकारी एंटिटीज ने ज्यादा लोन नहीं लिया है बल्कि प्राइवेट एंटिटीज ने ज्यादा लोन लिया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और दूसरे स्टेटमेंट की अगर आप बात करें तो भारत का अगर आप एक्सटर्नल कमर्शियल लोन का जो कंपोजिशन है उसको देखेंगे तो उसमें ये जाहिर सी बात है, भारत ने यूएस डॉलर में लोन लिया है, लेकिन यूएस डॉलर के साथ साथ भारत ने दूसरी करेंसीज में भी लोन लिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो भारत ने आपका जो है अमेरिकी डॉलर जो है उसमें लोन लिया हुआ है, भारत ने रुपए के का जो मूल्य वर्ग है उसमें लोन लिया हुआ है, एसडीआर के तौर पे भारत के पास लोन है, जापानी येन में भारत ने लोन लिया हुआ है, यूरो में भारत ने लोन लिया हुआ है। तो इस तरह से और भी करेंसीज हैं जिसमें भारत ने लोन लिया है। तो इस तरह से आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है और ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। तो ये हमने देखा भारत का जो है ऋण कंपोजिशन क्या है उस पर हमने बात की। अब बढ़ा जाए आगे, बातचीत की जाए अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारकों का योगदान है। भारत में जो आपका जो मुद्रा संकट है यानी कि जो करेंसी क्राइसिस है उसको कौन रोक सकता है, कौन सबसे कम कर सकता है, वो अगर आप देखें तीन ऑप्शन, तीन स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, तीन चीजें आपके सामने हैं। पहला है भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, दूसरा सरकारी व्यय के बढ़ने का, तीसरा विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। थोड़ा सा डिटेल से इसको आप समझने की कोशिश करें तो डिटेल से अगर आप देखें यहाँ पर क्या कहा गया है, भारत का मुद्रा संकट जो है, जो हमारी करेंसी क्राइसिस है, वो हम कैसे कम कर सकते हैं। करेंसी क्राइसिस को हम तब कम करेंगे जब विदेशों से भारत में पैसा आएगा। विदेशों से भारत में पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है आपका आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर में जो हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं दुनिया के दूसरे देशों से, वहां से पैसा आता है, या रेमिटेंस से पैसा आता है। दुनिया के जो भी देश आपके भारत में पैसा भेजते हैं, या दुनिया के दूसरे देशों में जो भारतीय लोग रहते हैं वो जो भारत में पैसा भेजते हैं उससे भारत में पैसा आता है, विदेशी मुद्रा आती है। भारत की मुद्रा जो है वो और ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन सेकंड ऑप्शन की अगर आप बात करें, सरकारी व्यय के बढ़ने से, अगर सरकार अपना व्यय बढ़ाती है तो इससे क्या होगा? हमने शुरुआती सवालों में बात की थी कि अगर सरकार अपना व्यय बढ़ाती है तो इसकी वजह से सरकार जब व्यय बढ़ाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपका जो महंगाई है, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ने की वजह से आपका परचेजिंग पावर कम होगी, रुपया आपका और ज्यादा कमजोर हो जाएगा और आपको करेंसी क्राइसिस देखने को मिलेगी, मुद्रा संकट देखने को मिलेगा। तो दो जो ऑप्शन है इसकी वजह से करेंसी क्राइसिस बढ़ेगी, और 1 और 3 जो है इसकी वजह से आप करेंसी क्राइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। यही चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की कि जब सरकारी व्यय यदि सरकारी व्यय बढ़ाया जाता है तो इससे रुपए की आपूर्ति बढ़ेगी, और ऐसी स्थिति में रुपया जो है और ज्यादा गिर जाएगा और मुद्रा संकट आपका देखने को मिल सकता है। जबकि दूसरी जो चीजें हैं इनकी वजह से आपको भारत में विदेशी पैसा देखने को मिलेगा और भारतीय रुपया और ज्यादा भारतीय रुपया और ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो ये हमने सवाल को देखा। आगे बढ़ा जाए, अगली खबर अगर आप देखें तो अगला हमारा सीधा सा सवाल था, यूपीएससी ने पूछा था, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है।
तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो जारी किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है जमा प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर, ऑप्शन सी प्रॉमिसरी नोट या फिर ऑप्शन डी पार्टिसिपेटरी नोट। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि पी नोट जो होता है, प्रॉमिसरी नोट जो है वो, सॉरी पार्टिसिपेटरी नोट जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। पार्टिसिपेटरी नोट होता क्या है उसको अगर आप समझें तो इसको एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें। यहाँ आपका थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका भारतीय बाजार है, एक व्यक्ति है जो कि भारतीय बाजार में पैसे लगाना चाहता है, जिसको लगता है कि भारतीय बाजार बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन ये व्यक्ति जो है सेबी, अब अगर आप जानते हैं कि भारतीय बाजार को कंट्रोल कौन करता है? सेबी कंट्रोल करता है। अब अगर इस व्यक्ति को भारत में पैसे लगाने हैं तो इसको अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहता। तो ये क्या करेगा? ये बेसिकली एक ऐसी एंटिटी के पास जाएगा जो कि सेबी के पास पहले से रजिस्टर है। इस एंटिटी को, ये सीधे भारतीय बाजार में नहीं जाएगा, ये क्या करेगा? ये इस एंटिटी को पैसे देगा और इसको पैसे देने के बाद इसको ये बोलेगा कि आप मेरे बिहाफ पे, मेरे बल पर आप जो है इतने पैसे से भारतीय शेयर बाजार में इतनी जो है शेयर जो है किसी कंपनी के खरीद लीजिए। ये कंपनी क्या करेगी? इससे पैसे प्राप्त करेगी, भारतीय शेयर बाजार में जो है शेयर खरीद लेगी और शेयर को अपने पास रखेगी। और उस शेयर के बदले, जो शेयर इन्होंने यहाँ से खरीदे हैं, उसके बदले इस व्यक्ति को एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पी नोट, यानी कि प्रॉमिसरी या पार्टिसिपेटरी नोट। तो पार्टिसिपेटरी नोट जो है, अगर कोई विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेश करना चाहता है लेकिन बिना रजिस्टर किए निवेश करना चाहता है तो उसको कहा जाता है पार्टिसिपेटरी नोट। तो सरल तरीके से आप समझ चुके हैं पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल को। यदि आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? बहुत सिंपल सा सवाल था, आपसे केवल टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा गया। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? ऑप्शन है हमारे सामने, एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ऑप्शन बी है किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। ऑप्शन डी है जन्म दर घटा मृत्यु दर। ऑप्शन डी है एक महिला की गर्भधारण आयु यानी कि चाइल्ड बियरिंग एज के अंत तक उनमें उनसे जन्मे बच्चों की जीवित संख्या, जीवित बच्चों की औसत संख्या। तो इसका जो सही जवाब है टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? ये है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये है कि एक महिला अपनी जो प्रोडक्टिव एज होती है, प्रोडक्टिव एज क्या मानी जाती है? प्रोडक्टिव एज है आपका 15 to 49। एक महिला इस जीवन काल में यदि जीवित रहती है तो फिर कितने बच्चों को जन्म दे सकती है? ये हाइपोथेटिकल नंबर है, ऐसा नहीं है कितने ही बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन कितने बच्चों को जन्म दिया जा सकता है, तो ये आपका संख्या होती है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पर संभावना की बात की जाती है, कितनी संभावना है, इसको कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये हमने समझ लिया। भारत में अगर आप देखें तो रिसेंट जो कुछ सर्वे हैं, वैसे अभी जो रिसेंट सर्वे हैं वो बताते हैं 1.9, लेकिन जो सरकार के डेटा है वो बताता है कि वर्तमान समय में भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 के आसपास है। इसको भारत के लिए बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। क्यों बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है? क्योंकि हम अपने रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे आ गए हैं। हमारा रिप्लेसमेंट रेट कितना है? 2.1 है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है और वर्तमान समय में हम 2 के आसपास मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4-5 चीजें आपके सामने दी हुई है। पहला है जननांकीय निष्पादन, दूसरा है वन और पारिस्थितिकी, तीसरा है शासन सुधार, चौथा है आपका स्थिर सरकार, पांचवा है कर एवं राजकोषीय प्रयास। तो सवाल हमारा यह है कि समस्तर कर अवकरण के लिए 15वें वित्त आयोग ने, या फिर आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष या एक फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया है? तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें आपका ये जो है स्थिर सरकार यानी स्टेबल गवर्नमेंट, इसको एक फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। बाकी जो आपके 4 ऑप्शन हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। तो एक बार इसको हम ग्राफिक्स के जरिए अगर आप देखें तो ये है आपका वो फैक्टर्स जो कि 14वें वित्त आयोग ने इस्तेमाल किए हैं, ये है आपका वो फैक्टर्स जो कि 15वें वित्त आयोग ने इस्तेमाल किए। तो 15वें वित्त आयोग ने सबसे ज्यादा जो बड़ा फैक्टर दिया था वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा अगर आप देखें तो सेकंड नंबर पर आपको मिलेगा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, एरिया है, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या को 15% और टैक्स एफर्ट्स 2.5%। इतनी वेटेज यहाँ पर दी गई है। 14वें वित्त आयोग में अगर आप देखें पॉपुलेशन को शामिल किया गया है, एरिया को शामिल किया गया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को शामिल किया गया है, इनकम डिस्टेंस को शामिल किया गया है,
दो चीजें आपका 15वें वित्त आयोग ने अलग से ऐड की थी, ये सवाल आ सकता है। दो चीजें कौन सी हैं? एक है आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी कि आपका जननांकीय निष्पादन कैसा रहा है, और दूसरा है आपका टैक्स एफर्ट्स, यानी कि आपने टैक्स को बढ़ाने के लिए कितने प्रयास किए हैं। दो चीजें आपका अलग से 15वें वित्त आयोग ने ऐड की थी। चलिए आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना आपके लिए है। सूचना ये है कि हमारा जो ISGS का फाउंडेशन कोर्स है वो भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। अपनी यूपीएससी की तैयारी को इसके माध्यम से और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। विशेषताएं अगर आप देखें, 1200 से ज्यादा घंटों की कक्षाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। असीमित बार आप क्लासेस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिलेगी, ताकि आप अपनी तैयारी को और ज्यादा धार दे सकें। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है हमारा 8750187501। इस नंबर पर आपको इस विषय के बारे में और दूसरे तमाम विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला सवाल बहुत सीधा सवाल था। अटल इनोवेशन मिशन को लेकर के सवाल पूछा गया था। अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? सिंपल सा सवाल है, जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि बहुत सीधा सवाल है, और अभी रिसेंट बजट में भी इसकी चर्चा जो है की गई थी। बहुत सीधा सा सवाल था, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए। हमारा पहला है ब्रांड पहचान, दूसरा है माल सूची, तीसरा बौद्धिक संपदा, चौथा है ग्राहकों की डाक सूची। अब हमें बताना है कि इस उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश है, यानी कि आपका इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें दो आपको हटा देना है। माल सूची जो है ये आपका इंटेंजिबल एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। बाकी जो आपकी तीन चीजें हैं ये आपका इंटेंजिबल एसेट में इन्वेस्टमेंट है। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। जिन संपत्तियों को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता उन्हें अमूर्त संपत्ति यानी इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। वे प्रकृति में गैर भौतिक होते हैं और 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें आपका ब्रांड वैल्यू, सद्भावना, बौद्धिक संपदा, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट, इस तरह की चीजें जो हैं यहाँ पर शामिल की जाती हैं। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़े आप, अगला हमारा सवाल देखें। अगला हमारा सवाल एमएसएमई को लेकर के है। सवाल में एमएसएमई की डेफिनेशन को लेकर के पूछा गया था, पर यह सवाल अब जो है आपका पुराना हो चुका है क्योंकि सरकार ने एमएसएमई की डेफिनेशन को बदल दिया है। ये चीज आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे से अगर आप सवाल का देखें तो इसमें आपका सवाल में यदि आप देखें तो आपका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही जवाब है। पहला स्टेटमेंट गलत है आपका, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि आपका एमएसएमई को जो लोन दिया जाता है वो आपका पीएलआई के तहत यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है उसके तहत आपका शामिल होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी आपका एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन है वो हमारे सामने यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले निवेश के आधार पर अगर आप बात करें तो निवेश के आधार पर सूक्ष्म उद्यम वो होंगे जहां पर 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। लघु उद्यम वो होंगे जहां पर आपका 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और मध्यम उद्यम वो होंगे जहां पर आपका 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टर्नओवर के आधार पर अगर आप बात करें तो सूक्ष्म उद्यम वो होंगे जहां पर 10 करोड़ का टर्नओवर है। लघु उद्यम वो होंगे जहां पर 100 करोड़ का टर्नओवर है, और मध्यम उद्यम वो होंगे जहां पर आपका 500 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये नई डेफिनेशन यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई है। तो ये आपको नई डेफिनेशन याद रखनी है क्योंकि सवाल आएगा तो वो नई डेफिनेशन से पूछा जाएगा, पुरानी डेफिनेशन से सवाल नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपभोक्ता मामले विभाग, ऑप्शन बी व्यय प्रबंधन आयोग, ऑप्शन सी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक कमेटी है, कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आपके 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर में से 3 आपके आरबीआई की तरफ से आते हैं, 3 सरकार की तरफ से आते हैं, और यही 6 मेंबर आपस में मिलकर के मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन लेते हैं कि आखिर भारत में जो आपका रेपो रेट है वो क्या होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होना चाहिए, और इसी तरीके से भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए अब अंत में एक सवाल आपका और है जिस पर हम विचार करेंगे। आखिरी हमारा सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। हमारा दूसरा कथन है, यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो आरबीआई बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। ऑप्शन डी है, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई
कि डॉलर की खरीद प्रेरित हो सकती है। अब यहां पर आप देखें पहले स्टेटमेंट पे, एक एक करके स्टेटमेंट पर विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है यदि मुद्रास्फीति अधिक है। मुद्रास्फीति अधिक होने का क्या मतलब होता है? मुद्रास्फीति अधिक होने का मतलब ये है कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लोग जो है लगातार पैसा खर्च कर रहे हैं। तो मुद्रास्फीति का मतलब लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास लिक्विडिटी है। अब अगर आपका मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई को लोगों से पैसा खींचना पड़ेगा, उसको जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और अगर आरबीआई जो है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लेता है, अगर आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लेता है, तो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के माध्यम से लोगों के हाथ में और ज्यादा पैसा आ जाएगा और महंगाई और बढ़ जाएगी। तो ये तो आरबीआई कभी नहीं करेगा कि सरकारी प्रतिभूतियां खरीद ले, बल्कि आरबीआई तो महंगाई की सिचुएशन में सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करता है, यहाँ पर बिक्री करता है उनकी। तो ऑप्शन एक जो है वो आपका गलत है। तो अगर आपने ये निकाल लिया कि ऑप्शन एक गलत है, तो ये आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। तो एक तो हमने देख लिया। दूसरा, अगर आप देखें, अगर रुपया आपका गिर रहा है, रुपये का मूल्यह्रास हो रहा है, तो आरबीआई बाजार में डॉलर का संभावित रूप से विक्रय करेगा। विक्रय करने का मतलब क्या है? बिक्री करेगा उसको। जैसे ही डॉलर की बिक्री बढ़ेगी, जैसे ही डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर थोड़ा सा कमजोर होगा, रुपया आपका स्टेबल हो जाएगा, रुपया स्थिर हो जाएगा। तो ये आरबीआई करेगा। फिर अगर यूएसए या फिर यूरोपीय बैंकों में ब्याज दरों गिरती हैं, तो इससे संभावित रूप से आरबीआई डॉलर की खरीद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जैसे ही आपका यहाँ पर ब्याज दरों में कटौती होती है, तो इन्वेस्टर्स वहां से पैसा निकाल करके, वहां से पैसा लेकर के, उधार लेकर के, भारत जैसे बाजार है जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी रहती है या इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न आ सकता है, वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। इससे डॉलर आपका जो है, डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, डॉलर मजबूत होगा और भारतीय रुपया कमजोर होने लगेगा। इसको रोकने के लिए जो हमारा आरबीआई है वो डॉलर की खरीदारी शुरू कर देगा, डॉलर को जो है खरीदना शुरू कर देगा। तो ये आपका ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 3 सही है और स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही है। स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका गलत है और इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ पर अपनी जो हमारी वीडियो है उसको करते हैं समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी आपको एक सवाल मिल जाएगा, आप उस सवाल का भी जवाब दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो आपका सवाल है उस सवाल का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।